नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सिंह किसान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। किसान एकेडमी प्रयागराज में मेरे द्वारा आपको रीजनिंग, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी के साथ साथ मैथ की भी क्लासें मिलती रहेंगी। हम आज रीजनिंग से स्टार्ट करें। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिस हर एग्ज़ाम में का पसंदीदा टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इससे भरपूर मात्रा में प्रश्न आते हैं। रीजनिंग में मेरे द्वारा ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डाइस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, स्टेटमेंट और कंजम्पशन भी होता है, सॉलिज्म, ये सब टॉपिक कवर की जाएंगी। जो टॉपिक बच जाते हैं उसको भी धीरे धीरे कवर किया जाएगा। उसके बाद और सब्जेक्ट देखा जाएगा। हम आज से स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। ब्लड रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर से। उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जो कई एग्जामों में रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स में भी के सिलेबस में भी होता है और एक दो क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं। कैलेंडर, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कैलेंडर सबके घर में होता है और सब लोग इससे परिचित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कैलेंडर में दो तरह के वर्ष होते हैं। एक होता है जो जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। एक होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, उसमें उसको लीप ईयर बोलते हैं। जैसे कैलेंडर दो तरह के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, इसमें 28 दिन की फरवरी। दूसरा होता है, इसको हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है, इंग्लिश में लीप वर्ष। लीप वर्ष के बारे से ज़्यादा जानते हैं। अधिवर्ष 29 दिन। अब हमें सबसे पहला ये होता है कि हम कैसे पहचाने कि नॉर्मल ईयर्स है कि लीप ईयर्स है। कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है, मान लो क्वेश्चन दे दिया हमें, इसे दे दिया 1972, तो हमें पता करना होगा कि पहले नॉर्मल ईयर्स है कि लीप ईयर्स है। तो 1972 जिसे दे दिया हमें, तो हम कैसे पता करें ना? जिसे कोई बंदा जो है वो करंट के बारे में जानता नहीं है तो उसको नहीं पता होगा क्या है। पर इसका पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कैलेंडर का कि दिए हुए वर्ष का अंतिम दो अंक, जैसे अंतिम दो अंक ये हैं, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो नॉर्मल ईयर होता है। 72 है, 72 को हम देखेंगे 4 से विभाजित हो रहा है, एक बार गया, ये पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये क्या है? नॉर्मल ईयर। चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर दिए हुए वर्ष का अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो हमारा लीप ईयर्स होता है या अधिवर्ष होता है। हम पहले जो क्वेश्चन आता है पहली बार हमें चेक करना ये होता है कि ये नॉर्मल ईयर्स है या अधिवर्ष या लीप ईयर्स है। जैसे मान लो नॉर्मल ईयर लीप ईयर शुरुआत करें, अगर 1972 से शुरुआत कर रहे हैं, इसमें 4 जोड़ते जाएंगे, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, इस तरह ये सारे वर्ष क्या हमारा लीप वर्ष होता है। ये इसमें भी अगर जैसे मान लो एक हमारा पहला स्टार्टिंग नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कोई किसी व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी 1896, तो वो व्यक्ति अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? आपके पास आपका एग्जाम में मान दे देता है 1897, 1904, 2004,
ये आपको कार्टून दे दिया। चलो हमने में क्या पढ़ा अभी, अगर 29 फरवरी है तो क्या है, लीप ईयर है। 29 फरवरी है तो उसमें 4 जोड़ देते हैं तो अगला लीप ईयर मिल जाएगा। तो 1896 में अगर 4 जोड़ेंगे हम 1900 आएगा। तो जनरली तो यही होना चाहिए हमारा आंसर कि अगर 4 जोड़ा दी 1900 आ रहा तो सोचा अगला जन्म 1900 को बनाएगा, लेकिन ये 1900 नहीं है। 1900 क्या है, 1900 क्या है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे करेंगे, दिए हुए वर्ष का अगर अंतिम 2 अंक 00 दो जीरो हों तो वो शताब्दी वर्ष होता है। 1900 शताब्दी वर्ष है, दो जीरो दिख रहे हैं हमें, 2 जीरो शताब्दी वर्ष है। इसी तरह 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 2100 क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1700 क्या है, शताब्दी वर्ष है। ये जो वर्ष है शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में वो जो फार्मूला हमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नहीं लगेगा, इसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं। अब 1900 को हम 400 से डिवाइड करेंगे अगर, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा ना, छोटा नहीं हो रहा है, रिमाइंडर शेष वाला बच रहा है 300, ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो उस व्यक्ति को अगला जन्म मनाने के लिए 4 साल का और इंतजार करना पड़ेगा, 1904 में मनाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सबसे बड़ा, अगर ये हमें ध्यान में रखना होता है अगर करंट के क्वेश्चन हल करने हैं, ऐसा एग्जाम में आपको पता लगता है। हम लीप ईयर के क्या कॉन्सेप्ट हो गए, दो पहला क्या हो गया, दिए गए वर्ष अगर 4 से विभाजित हो, दिए गए वर्ष का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वो लीप ईयर है। दूसरा क्या है, अगर शताब्दी वर्ष है तो 4 से नहीं 400 से विभाजित होना चाहिए उसका, ठीक है। एक अंक ये हमें याद रखना पड़ेगा। पहला हो गया दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया विभाजित हो। पहला कॉन्सेप्ट पर यही होगा ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष तो 400 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। इससे हमें क्या होगा, हम लीप वर्ष पहचान गए कि दिया गया वर्ष हमारा लीप वर्ष है कि नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अभी मान लो आपसे पूछ देता हूँ, मैं देता हूँ लीप दिए गए वर्ष में लीप वर्ष छाटो, 1985, 1988, 1996, 2008, 2100, 2200, 2400, 1796 इस तरह से दे दिया गया। अब इसे हमें छाटना है कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ये क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है और शताब्दी वर्ष नहीं है, इसमें क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ये भी नहीं है, इसमें 4 से डिवाइड होगा। इसमें भी 4 से डिवाइड होगा। इसमें भी 4 से डिवाइड होगा। ये क्या है, शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 से डिवाइड होगा पूरे में। इसमें भी 400 से डिवाइड होगा। ये 400 से डिवाइड होगा। ये 4 से डिवाइड होगा। तो अब देखें क्या, ये डिवाइड होगा नहीं होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। कैसे हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से, ये रिमाइंडर बच जाएगा इसमें 200, इसमें पूरा डिवाइड से 4 से 24 सब जानते होंगे, टेबल पड़ा होगा। ये भी डिवाइड हो जाएगा सारा 4 से। ये हमारा क्या, हम जान गए कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, क्योंकि इस पे सारे फार्मूले सारे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ लीप वर्ष पहचानने में।
दूसरा कॉन्सेप्ट इसका होता है कि विषम दिन की संख्या, कि विषम दिन की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिन महीना दे दिया आपको, बोलेगा इसमें विषम दिन की संख्या बताओ, तो आप विषम दिन कैसे निकालोगे? उसका फार्मूला, जैसे इसका फार्मूला ये होता है, दिया गया दिन, जो दिन दिया हुआ है, अगर वो 7 से पूर्णतया विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वो होता है हमारा विषम दिन। जैसे मान लो जनवरी महीने का दे दिया, जनवरी महीने में कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन को हम 7 से डिवाइड करते हैं। और 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? कि हमारा ये वीक जो होता है, सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है, तो इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करने पे कितना बचे? 4 बार जाएगा, 28 आएगा, दिन बचा 3। ये हमारा हो गया विषम दिन। मैथ वाला विषम दिन नहीं, इसका कैलेंडर का विषम दिन इससे निकालते हैं। ये हो गया, और मैथ वाला विषम दिन निकाल दिया आपने, वो नहीं, विषम दिन इससे निकालते हैं। हमारा कितना बचा विषम दिन? 7 सप्ताह, 4 सप्ताह तो पूरे हो गए हमारे। 3 दिन का सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहा हमारा, जो 3 दिन बच गया, जो सप्ताह, जो दिन अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं वो विषम दिन कराते हैं। तो 3 दिन हमारा सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 4 दिन चाहिए ना इसके लिए, वो तो ये होगा विषम दिन। इसे फरवरी में पूछ दिया 28 दिन का नॉर्मल ईयर से 28 दिन का होता है, तो कोई विषम दिन नहीं होगा। मार्च में पूछ दिया तो आपको 31 दिन होता है, तो उसमें विषम दिन मिल जाएगा। अप्रैल 30 दिन का होता है, उसमें विषम दिन मिल जाएगा। इस तरह हम निकालेंगे। जैसे मान लो 100 दिन पूछ दिया, 100 दिन में विषम दिन की संख्या बताओ, तो 100 दिन में हमें क्या, वीक हमारा 7 दिन का होता है ना, 7 से डिवाइड करेंगे। दो दिन हमारा कितना है? 2 दिन। 2 दिन विषम की संख्या होगी। जो दिन दिया होगा अगर उसे 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा वो हमारा विषम दिन होता है। ये तो नॉर्मली हो गया। अगर मान लो एग्जामिनर घुमा के अगर पूछे कि हम किसी दूसरे ग्रह में रह रहे हैं और वो उस दिन, वो वहाँ सप्ताह 10 दिन का है और वो साल हमारा 700 दिन का है, तो पूरे साल में कितने विषम दिन हो गए? 700 दिन का है, आप तो पूरा हो जाए 785 दिन का है, तो कितने विषम दिन होंगे? तो उसमें क्या करेंगे, कितने दिन का है, कितने दिन साल है, तो उसका पूरा दिन निकल लिखेंगे। 785 है। वीक कितने का बन रहा है उसका? तो 7 से नहीं है, वहाँ वीक 10 दिन का बन रहा है ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे। एट आया, 5 उतारे, फिर 8 बार गया, ये 5 दिन आया, ये हमारा विषम दिन। विषम दिन सब सप्ताह, जो दिन सप्ताह पूरा नहीं कर पाते वो विषम नहीं होता है। तो वहाँ सप्ताह 10 दिन का है, अब टोटल दिन इतना है, तो इतना सप्ताह पूरे हो जा रहे हैं, इतना नहीं बच रहा है, सप्ताह पूरा नहीं हो पा रहा है, ये हमारा विषम दिन। इस तरह विषम निकालते हैं। और एक था जैसे 100 साल में कुल 24 लीप ईयर होते हैं। 24 लीप ईयर या अधिवर्ष होते हैं। मान लो कोई पूछ गया, आपको याद होना चाहिए इतना कि 24 लीप ईयर होते हैं। अब निकाल के देखोगे 24 होगा। और 400 साल में ये 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसका अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ये अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाएंगे। जैसे नॉर्मल ईयर्स में, जैसे कैलेंडर है नॉर्मल ईयर्स, सामान्य वर्ष हो गया। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों समान दिन होते हैं। 1 जनवरी और 31 दिसंबर दिन समान होंगे। अगर मान लो 2018 पूछ दिया नॉर्मल ईयर से, तो 2018 में मान लो दे देगा सोमवार है, मान में कोई देगा वो नहीं, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा नॉर्मल ईयर से। नॉर्मल ईयर से मतलब जिसकी फरवरी 28 दिन की है।
अगर यही अधिवर्ष हो गया या लीप वर्ष हो गया, उसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर लगातार दिन होंगे। लगातार दिन का मतलब क्या? अगर 1 जनवरी आपका सोमवार है तो 31 दिसंबर मंगलवार होगा। ये मंगलवार है तो बुधवार होगा, बुधवार है तो बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार है शुक्रवार होगा। लगातार दिन होते हैं, लगातार दिन होते हैं, लगातार दिन। इसे आपको कोई पूछ दिया, एक जनवरी 2015 को बुधवार है, 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा? क्या होगा? कुछ देर क्या बता, कैसे निकालोगे? आपने पढ़ा अभी यही पूछा ना, आपने यही पढ़ा ना। अगर 2015 क्या है, 2015 क्या है? नॉर्मल ईयर से, नॉर्मल ईयर से। तो एक जनवरी कितना था इसका? 1 जनवरी था हमारा बुधवार, तो 31 दिसंबर में तो बुधवार ही होगा। नॉर्मल ईयर में बताया था अभी, 31 दिसंबर क्या होगा? बुधवार। ये तो हमारा पूरा हो गया, 2015 पूरा हो गया 31 दिसंबर तक। अब पूछा है 2016 31 दिसंबर क्या होगा? तो 31 दिसंबर 2015 बुधवार, तो 1 जनवरी 2016 क्या होगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। 1 जनवरी बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, बृहस्पतिवार। ठीक है। अब 1 जनवरी बृहस्पतिवार है, ये हमारा लीप ईयर है। तो हमने क्या पढ़ा? लगातार दिन होते हैं। तो 31 दिसंबर क्या होगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद क्या शुक्रवार आता है, शुक्रवार। हुआ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था ना, 31 दिसंबर के 2016 क्या होगा? ये नॉर्मल ईयर्स है, सेम दिन हो गए। ये हमारा अधिवर्ष या लीप ईयर्स है, वो लगातार दिन हो गया, तो बृहस्पतिवार हुआ तो शुक्रवार हो गया। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट अभी आएंगे, कल वाले वीडियो मिलेंगे आपको। इसलिए धन्यवाद।